स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस बार दिवाली पर देशवासियों को डबल बोनस मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि अब समय की मांग है कि जीएसटी की दरों की समीक्षा हो। हम नई जनरेशन का जीएसटी रिफॉर्म लेकर आ रहे हैं। सामान्य लोगों के लिए टैक्स कम होगा, जीएसटी की दरें भारी मात्रा में कम होंगी ताकि लोगों को और भी सहूलियतें मिल सकें, सामान सस्ता हो सके। ये जीएसटी रिफॉर्म अक्टूबर में दिवाली से पहले किए जा सकते हैं। जीएसटी को सरल बनाने के लिए टैक्स स्लैब को कम करके 5% और 18% करने का प्रस्ताव है। अभी करंट में जीएसटी के तहत 4 स्लैब्स 5%, 12%, 18% और 28% हैं और अब जीएसटी रिफॉर्म्स के जरिए 4 स्लैब्स को घटाकर केवल 2 यानी 5% और 18% करने पर विचार हो रहा है। और इसके साथ ही कुछ चुनिंदा वस्तुओं पर 40% की विशेष कर दर का प्रावधान भी किया जा सकता है। तो कौन कौन सी चीजें सस्ती हो सकती हैं, कौन कौन सी चीजें महंगी हो सकती हैं, लोगों ने अभी अपनी खरीदारी भी करना बंद कर दिया है। खाने पीने की चीजों पर क्या असर पड़ेगा, कपड़े जूतों का क्या हाल होगा, दामों का, गाड़ियां 4 पहिए वाली 2 पहिए वाली उनका क्या होगा, और इलेक्ट्रॉनिक से सामान मसलन एसी, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, मोबाइल फोन, क्या उसको भी कुछ रियायत मिलेगी रेट्स में। सीमेंट, जी हाँ, सीमेंट भी क्या सस्ता होगा या महंगा होगा। और इसके अलावा बात अगर बिजली की करें, शराब पीना हानिकारक है लेकिन शराब के दामों को लेकर भी क्या कुछ बदलाव आ सकता है। बड़ी गाड़ियां मसलन एसयूवीज होती हैं उनका क्या होगा, और जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं फिर वही कहेंगे कि धूम्रपान के लिए हम यही कहेंगे कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये प्रोडक्ट्स सस्ते होंगे या महंगे होंगे या इनका रेट यही रहेगा, आज बिल्कुल डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। नवभारत टाइम्स पर वक्त हुआ है धन की बात का। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट अतुल जैन सर। आप पार्टनर हैं डीएसपी एंड एसोसिएट्स के। जैन सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में बुलाने के लिए। और मेरा प्रयत्न रहेगा कि जो भी आपके प्रश्न रहेंगे, और हम भी 15 अगस्त के प्रधानमंत्री के भाषण के बाद से बड़े उत्साहित हैं जी। तो आपका बहुत आभार। ऑल आवर प्लेजर सर, शुक्रिया। और शिशिर चौरसिया सर, हर बार की तरह हमारे बिजनेस एडिटर एनबीटी डिजिटल, बहुत बहुत स्वागत शिशिर जी आपका भी। सर, लोगों ने खरीदारी करना बंद कर दिया, पहले तो ये बताएं कि ये जीएसटी में बदलाव की जरूरत क्यों पड़ रही है, और फिर सीधा मुद्दे पर आएंगे कौन कौन सी चीजें सस्ती हो सकती हैं, महंगी हो सकती हैं। लोगों को इस वीडियो में उसी चीज का इंतजार है, वो स्किप करके आगे पहुंच जाएंगे नहीं तो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, तो आपका प्रश्न रहा कि इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी। तो देखिए, इसके कई कारण हम समझ रहे हैं। एक तो सबसे पहला तो वैश्विक स्तर पे हम देख रहे हैं कि इस समय खासकर जो यूनाइटेड स्टेट्स है वहां पर जिस टाइप से टैरिफ की बात चल रही है, और वर्ल्ड ओवर भी जो पूरे विश्व में जो इकोनॉमी का इस समय जो स्टेटस है, हम देख रहे हैं कि कई जगह रिसेशन की बात सुनने में आ रही है, बहुत जगह युद्ध चल रहे हैं। तो ऐसे वातावरण के अंदर निश्चित रूप से भारत भी इससे अलग नहीं रह सकता। और इन्हीं चीजों को देखते हुए मेरा मानना यह है कि ये निर्णय लिया गया है, ये घोषणा की गई है। अगर मान लीजिए, क्योंकि बार बार हम ये प्रधानमंत्री जी भी अपने भाषण में कह चुके हैं और हम सब ये मानते हैं कि भारत की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था जो है, वो कंजम्पशन की है, कि हमारे यहाँ जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसमें काफी कुछ मात्रा में हम खुद ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारी जनसंख्या हमें मालूम ही है कि करीब 140 करोड़ के आसपास है। तो एक बहुत बड़ा बाजार है हमारे पास, एक बहुत बड़ा मार्केट है जहां पर ये प्रोडक्ट की कंजप्शन पॉसिबल है। तो ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए स्थितियों को देखते हुए अगर टैरिफ रेट बढ़ता है, मान लीजिए हमारे एक्सपोर्ट्स कुछ इससे इफेक्ट होते हैं, जितने भी होते हैं अभी तो अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि हर दिन कोई नया उनका फरमान आ जाता है, तुगलक की फरमान आ जाता है, ऐसा लगता है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन है उसकी तरफ प्रधानमंत्री जी ने ध्यान देने की कोशिश करी है जी। और कुछ भी अगर वैश्विक स्तर पे हमें कोई दिक्कत आने की अगर उम्मीद लगती है, तो मेरा मानना है कि ये जो उन्होंने निर्णय लिया है, ये बिल्कुल समय के हिसाब से काफी सही निर्णय लिया है। और एक ये भी हम कह सकते हैं कि देखिए, जीएसटी हमारा 2017 में आया था और आज हम 2025 में बैठे हैं, तो करीब 8 साल इसमें निकल भी चुके हैं।
और आज की स्थिति में हम देख रहे हैं कि करीब हर महीने जो कलेक्शन जीएसटी का आ रहा है वो करीब 2 लाख करोड़ के आसपास की संख्या आ रही है, जो कि काफी अच्छी संख्या है। तो अब इसके अंदर क्योंकि लोग तो इसी से कंपेयर करते हैं कि भाई पहले क्या था, जीएसटी आने से पहले तो देखिए वैट का ही बोलबाला था, और वैट जो था वो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता था, जबकि उस कीमतों के अंदर एक्साइज भी शामिल थी और बहुत से अन्य टैक्स भी शामिल थे जो नहीं दिखाई देते थे, अपनी नेकेड आई से, आंखों से नहीं दिखाई देते थे। जीएसटी आने के बाद क्या हुआ कि हमें, जैसा आपने बताया ये शो के शुरुआत में, मूलतः 4 हमारे जीएसटी रेट हैं, 5 हो गया, 12, 18 और 28। और इसके अलावा कुछ ऐसे वस्तुएं हैं जिन पे अलग से कंपनसेशन सेस आ रहा है, और कुछ आपके सेमी प्रीशियस स्टोन्स, गोल्ड ज्वेलरी है जहाँ पे कम रेट लगता है। तो मूलतः 4 ही रेट है, 5, 12, 18 और 28। और इसमें अगर हम देखते हैं तो जो हमारी 18% की कैटेगरी है वो सबसे ज्यादा हमारे वस्तु को कवर करती है, सेवाओं को भी कवर करती है। और लेकिन साथ के साथ जो 12% वाला स्लैब है उसमें भी काफी वस्तुएं आती हैं। तो और ये भी काफी समय से मांग हो रही थी कि जब जीएसटी आया था कि इसमें सिंगल रेट होना चाहिए, या कहीं कि नहीं चलिए 2 रेट होने चाहिए, एक जो आम आदमी के लिए एक रेट हो और एक कह लीजिए या उच्च वर्ग जो है उसके लिए एक रेट हो। तो ये समय समय पर इसके ऊपर डिबेट चलती रही है, और मुझे लगता है कि जो उन्होंने ये घोषणा करी है ये उसकी दिशा की ओर ये कदम है। क्योंकि सरकार ने ये प्रपोजल जीओएम के लिए भेजा ही है, और सितंबर में उन्होंने कहा है कि सितंबर में ये आपकी मीटिंग होने ही वाली है काउंसिल की। ओके, मानना ये है कि जो भी उन्होंने ये कहा है तो निश्चित रूप से इसके ऊपर अमल होना ही चाहिए। और सर, पीएम मोदी ने विशेष तौर पर दिवाली का जिक्र इस पर किया है, और दिवाली पर कंज्यूमर सबसे ज्यादा 4 पहिया वाहन गाड़ियां खरीदता है, 2 पहिया वाहन खरीदता है, सोना खरीदता है, ज्वेलरी लेता है, अपने घर के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदता है। हम सीधा समझना आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार की खरीदारी पर कितना पैसा लोगों को इन सामानों पर बचने जा रहा है, और फिर उसके बाद और भी कौन कौन से प्रोडक्ट्स, गुड्स और सर्विसेज सस्ती हो सकती हैं, किनकी दरें कम हो सकती हैं। देखिए, जो अभी तक प्रधानमंत्री जी के भाषण से या जो प्रेस नोट आया है, हेलो, तो देखिए उससे जान पड़ता है कि जो हमारी 12% की जो दरों में जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जहां तक उनको 12 से 5 में लेके जाया जाएगा, ठीक है जी। और ऐसे ही जो 28% जो कि सबसे अधिकतम दर है, उसमें से भी कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो 28 से 18 में जा सकते हैं। अब बात आती है कि भाई 12 में क्या है, कौन से प्रोडक्ट शामिल हैं। नेचुरली 12 में काफी ऐसे प्रोडक्ट शामिल हैं जो कि आप समझ लीजिए कि अर्थव्यवस्था के या जितने भी सेक्टर्स हैं हमारी अर्थव्यवस्था के, वो करीब करीब सब उससे प्रभावित होते हैं। तो अगर आप मुझसे कहें 12% के अंदर जो हमारे, क्योंकि 12 से 5 में जाने में करीब 7% का हमारे को लाभ मिलता है, यानी कि 100 रुपए की कोई वस्तु थी तो अब उसमें 7 रुपए कम हो जाएंगे। अच्छा, है ना जी। और ऐसे ही अगर 28% से कोई 18 पे आ रहा तो वहां 10% का सीधा फर्क दिखाई देता है, यानी कि जहां पे 28 रुपए दे रहे थे शायद अब 18 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन जैसा कि बात आती है कि भाई 28 से 18 या 12 से 5 में कौन से प्रोडक्ट जाएंगे वो समय ही बताएगा। लेकिन हाँ, क्योंकि 12 को ये खत्म करने की बात लग रही है तो हम मान सकते हैं कि 12 से ज्यादातर प्रोडक्ट्स 5 में ही जाने चाहिए। हाँ, उसमें ये बात आ रही है कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हो सकते हैं जो कि 12 से 18 में इसलिए जा सकते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा है घोषणा के अंदर कि हम जो इन्वर्टेड रेट स्ट्रक्चर है, जहाँ पे कि मान लीजिए फाइनल प्रोडक्ट्स जो है वो मान लीजिए कि 5% का है, लेकिन उसके अंदर लगने वाला सामान जो है वो मान लीजिए 12% के ऊपर है। तो उसमें क्या होता है कि भाई फाइनल प्रोडक्ट तो 5% का है और उसमें कंजम्पशन होने वाला जो रॉ मटेरियल है वो 12% पर है। तो वहां पे कुछ रेट क्लासिफिकेशन की बात की जा रही है। तो हो सकता है कि कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो 12 से उठ के 18 में भी आ सकते हैं इस कारण से। तो पर ये समय आने पे जब भी ये कुछ निर्णय ले तभी हम बता पाएंगे। और जैसा कि आपका प्रश्न रहा कि सबसे ज्यादा जो लोगों को उत्सुकता है वो यही है कि जो कारें हो गई या जो स्कूटर हो गए या इस टाइप की जो वस्तुएं हैं, खासकर दिवाली के आसपास तो सबसे ज्यादा इन्हीं वस्तुओं का ही हमारे पास
सब लोग इसी के लिए तैयारी करके चलते हैं कि भाई दिवाली के आसपास हम ये सब लेंगे। तो निश्चय रूप से जो हम समझ रहे हैं इस समय या जो हमें लग रहा है, तो देखिए इसमें जो छोटी कारें हैं, जो छोटी कारों से मतलब ये है कि जो इस समय का रेट स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से उसमें आप समझ लीजिए 28% का तो रेट है ही है सबके ऊपर, पर उसके ऊपर जो है एक कंपनसेशन सेस सरकार लगाती है 1% का सेस जो है ये कुछ कारों के लिए 1% पे है, कुछ का 3% है, यानी कि 28 और 1 29 हो गया, या 28 और 3 31 हो गया, या 28 और 15 43 हो गया, या 28 17 आपका 45 हो गया, और एक कैटेगरी है जहां पे 28 और 22 50% है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 31% से लेके 50% तक का जीएसटी रेट अगर हम केवल कारों की बात करें तो उसमें लग रहा है आज की तारीख में। तो निश्चय ही अब अगर सरकार इसमें से जो सबसे जो हमारी स्टार्टिंग कैटेगरी है कार्स की अगर हम लेते हैं, तो देखिए उसमें जो वो बात आती है कि कारों के अंदर जो उनकी लंबाई है उसके ऊपर ये एक तो निर्धारित किया गया है कि भाई जहाँ पे आपकी 400 सेंटीमीटर से जो लंबी गाड़ियां हैं 4 मीटर की, जी, पे फर्क आ सकता है, क्योंकि उसमें मान लीजिए अगर देखूं तो आप ये देखिए कि इस समय जो गाड़ियां आपकी 400 सेंटीमीटर से लंबी ज्यादा हैं लेकिन उनकी इंजन कैपेसिटी अगर 1200 सीसी से कम है, तो वहां पे सबसे ज्यादा फर्क दिखाई देता है, क्योंकि वहां पे 28 और 15% का कंपनसेशन सेस यानी कि 43% है। तो अगर सरकार ये है कि भाई इंजन कैपेसिटी 1200 सीसी की हो और गाड़ी चाहे कितनी भी लंबी हो, तो हो सकता है कि वो 28 से 18 पे आ जाए। तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि 43 से सीधा हम 18 पे आ जाएंगे। तो गाड़ी लंबी है लेकिन इंजन की कैपेसिटी उतनी नहीं है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा देखने को मिल सकता है अगर सरकार ये निर्णय लेती है। इसके अलावा जो आम कारें हैं, जो कि जहाँ पे कि आप मान लीजिए कि कार भी छोटी है, 500 सीसी की गाड़ी है और लंबाई भी जो है वो आपकी 400 सेंटीमीटर से कम की है, तो वहां पे आज की डेट में, आज की तारीख में 28 प्लस 29% का हमारे पास टैक्स रेट है टोटल। तो हम ये मानते हैं कि ये तो 18 में जानी चाहिए। तो यहाँ पे आप तौर पे 11% का फर्क ले सकते हैं, यानी कि एक अगर 7 लाख की गाड़ी है तो हमने जो कैलकुलेशन लगाई तो उसमें करीब 70,000 रुपए का फर्क पड़ जाएगा। 7 लाख हम सर एक्स शोरूम लेकर चल रहे हैं या फिर ऑन रोड लेकर चल रहे हैं? सर ये विदाउट जीएसटी मैं इसको कहूंगा, हाँ मैं इसको विदाउट जीएसटी कहूंगा, क्योंकि देखिए मतलब एक्स फैक्ट्री प्राइस। हाँ, अब अभी आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया ये कि एक्स फैक्ट्री या ऑन रोड। देखिए इसी से जुड़ती हुई एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज वो है जो मैंने जब ये मेरे पास आया कि भाई इसका विश्लेषण किया जाए, तो एक ये मेरा सुझाव भी है। और अभी हमने देखा होगा कि जो हम आम रोजमर्रा की जो चीजें वस्तुएं खरीदते हैं उन पे एमआरपी लिखा होता है। अब एमआरपी तो लिखा होता है, मान लीजिए 500 लिखा है, 600 लिखा है। अब उसमें दुविधा ये है कि जो ग्राहक है उसको ये नहीं पता कि इसके अंदर जीएसटी का अमाउंट कितना है। तो कहीं पे ये डिस्क्लोज नहीं किया जाता कि इसमें जीएसटी का अमाउंट कितना है। अब मान लीजिए 500 रुपए की वस्तु आप खरीद रहे हैं और मान लीजिए उसमें वो 28% में आती है या 18 में आती है, तो ये ग्राहक को नहीं पता। अब मोदी जी ने जो ये घोषणा की है और निश्चित रूप से हम 28 से 18 पे जाएंगे या 18 से या 12 से 5 पे जाएंगे, तो प्रश्न ये उठता है कि कल को जब हम ये वस्तु खरीदने जाएंगे तो ग्राहक को कैसे ये लगे कि हाँ भाई चीजों के रेट कम हो गए हैं। एमआरपी लिखी हुई है, तो अब इतना कोई ध्यान नहीं देगा कि भाई पहले एमआरपी दिवाली से पहले या घोषणाओं से पहले एमआरपी क्या थी और अब एमआरपी क्या हो गई। क्योंकि हम ये जानते हैं कि भाई ग्राहक तो बाजार में जाता है, दुकानदार कहता है कि देखो जी ये एमआरपी लिखी है, चलो इस पे 10% डिस्काउंट ले लीजिए, ठीक है। वो एमआरपी पे इतना ध्यान नहीं देते। तो मेरा आपने जब ये प्रश्न पूछा कि एक्स फैक्ट्री या ऑन रोड, तो मेरे पे तुरंत मेरे को ये सुझाव आया कि सरकार को शायद इस चीज को देखते हुए, क्योंकि बहुत बड़ा परिवर्तन ला रही है सरकार, ये 12 से 5 पे जाना या 28 से 18 पे जाना, तो ऐसी स्थिति में जो हमारी आम रोज की जो वस्तुएं हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं जो लेबलिंग होती है वहां पे ये सरकार निश्चित करे कि या तो जीएसटी रेट का मेंशन हो कि ये वस्तु जीएसटी रेट पे दी जा रही है, क्योंकि बहुत सी जगह पे आप बिल नहीं लेते हैं, आपने करा और सामान लिया और घर आ गए वापस, तो आपको पता ही नहीं कि आपने उस प्रोडक्ट के ऊपर कितना जीएसटी रेट दिया, ठीक है। ऐसी स्थिति में अगर इसका वाकई में लोग समझें कि भाई कितना उनको फर्क पड़ा है,
तो मेरा ये सुझाव है कि या तो उसमें जीएसटी रेट को मेंशन किया जाए, या फिर जो प्रोडक्ट की प्राइस है उसको प्री जो मतलब इस चेंज के होने से पहले क्या एमआरपी थी और अब क्या एमआरपी है। तो देखिए, अगर हमारा उद्देश्य यही है कि ग्राहक के हाथ में चीज सस्ती मिले, तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब उसको ये दिखाई दे उसकी आंखों के सामने कि जी जो चीज पहले 100 रुपए की थी अब वो 90 रुपए की मिल रही है। नहीं तो क्या होगा कि एमआरपी के अंदर तो वही बात आ जाती है कि भाई 100 रुपए लिखा हुआ है। हो सकता है आपने देखा कि भाई जो बड़ी कंपनियां उनके पास कई तरीके होते हैं कि भाई जहां पर आपको ये नहीं पता चल पाता कि आपको क्या फायदा हुआ। ये बात जब हम प्री जीएसटी से जीएसटी में आए थे तब भी लागू थी, और आपको याद होगा एंटी प्रॉफिटियरिंग करके इन्होंने नियम कानून बनाए थे कि भाई जीएसटी में जो फायदा होने वाला है वो ग्राहकों तक पहुंचे, और उद्देश्य भी था। तो उसमें क्या रहा कि उसका ये सब कर तो दिया गया, लेकिन ग्राहक के मन में फिर भी एक क्लैरिटी नहीं आई आज तक भी। मेरा मानना ये है कि भाई हमें कितना फायदा हुआ जीएसटी के आने से। हम बातें तो बहुत करते हैं, हम डिबेट भी करते हैं, इस टाइप के उसमें भी लेते हैं, लेकिन देखिए जब तक कोई चीज ना दिखाई दे तब तक उसका प्रभाव नहीं पड़ता। तो मेरा ये सजेशन है आपके माध्यम से कि सरकार कुछ ऐसा परिवर्तन भी करे कि लोग ये समझ पाए कि वो पहले क्या इसकी प्राइस थी इस चेंज से पहले और अब क्या प्राइस है, या उसमें एटलीस्ट जीएसटी रेट तो कम से कम दिखाया ही जा सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं कारों पे ही आता हूँ, तो कारों की ही बात चल रही थी, सबका निश्चित रूप से कारों का या मोटरसाइकिल वगैरह का, तो ये देखिए ये सब 28% में आती हैं। तो निश्चित रूप से मोटरसाइकिल भी एक ऐसी वस्तु है जो कि हमने देखा कि सड़कों पे आम आदमी जो है मोटरसाइकिल बहुत इस्तेमाल कर रहा है, कारें भी हो रही हैं। तो देखिए मोटरसाइकिल के साथ भी यही है कि वहां पे भी 350 सीसी से ऊपर वाले पे कंपनसेशन सेस है आज की डेट में। तो वहां पे अगर ये 18% पे लाते हैं मोटरसाइकिल, जो नॉर्मल मोटरसाइकिल है वो तो 28% में है ही है। तो देखिए उसमें भी निश्चित रूप से अगर ये 18 पे आती है तो 10% का जो सीधा सीधा हमें फायदा होता नजर आता है। तो मोटरसाइकिल में जैसे 5 लाख की अगर मैं मान के चलूं तो देखिए करीब 65,000 रुपए का फर्क होने की उम्मीद है। तो मोटरसाइकिल में ये रहा। अब इसके अंदर जो कारों की अगर हम बात करें, जो आपकी स्पोर्ट्स, जैसे आपकी आज की डेट में एसयूवी का बड़ा चलन है। एसयूवी है, मल्टी व्हीकल है, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल है, और एक्सयूवी व्हीकल है। तो देखिए ये सबसे हाईएस्ट कैटेगरी में है। इनमें 22% का आपका बेसिक रेट है और फिर कंपनसेशन सेस करीब 22% है। तो कुल मिला के 50% पे पहुंच जाती है। यानी कि अगर 20 लाख की गाड़ी है तो वो ऑन सड़क आपको 30 लाख की पड़ेगी। 30 लाख की पड़ेगी सर। तो आप मान लीजिए कि 50 मतलब 20 लाख की गाड़ी पे 10 लाख तो टैक्स ही जा रहा है। 20 लाख से भी ज्यादा पड़ेगी सर। कुछ तो उधर आरटीओ को भी देना होगा, रोड टैक्स देना होगा वन टाइम। देखिए वो सब चीजें अभी भी चलेंगी। देखिए वो अब चलेगी, जो रोड टैक्स है और 10 तरह की चीजें हैं वो तो सब देखिए रहेगा ही रहेगा वहां पर, क्योंकि देखिए उनमें सेवाएं हैं, उनमें और भी कुछ ज्यादातर सेवाएं, तो सेवाएं हमारी 18% पर ही है। अब यहाँ से हमें यही नहीं लगता कि वो जो सेवाएं हैं वो 18 से 5 पे आ जाएंगी। अगर स्लैब सरकार 2 ही रखना चाहती है, भाई 18 से 12 तो आप सोच सकते थे, लेकिन अगर सरकार ये निर्णय लेती है कि हमें तो 5 और 18 2 ही स्लैब रखने हैं, तो बड़ा मुश्किल लगता है कि 18 से वो सीधा 5 पे ले आएंगे, क्योंकि सीधा आपका 13% का फर्क है, जो कि काफी बड़ा फर्क है। तो इसलिए आप मान सकते हैं कि 18 से 5 आना थोड़ा कम प्रतीत पड़ता है। तो हम एसयूवी की जो बड़ी व्हीकल्स है उनकी बात कर रहे थे, तो देखिए 50% पे आज हम बैठे हुए हैं। तो कल को अगर ये जैसा वो कह रहे हैं कि स्पेशल रेट लेके आएंगे, तो स्पेशल रेट जो अभी तक बात चल रही है या सुनने में आ रहा है वो 40% की बात हो रही है। लेकिन आप कि मोदी सरकार के अंदर, मोदी जी के सरकार के अंदर कुछ भी पहले से अनुमान करना बहुत ज्यादती होगी। जो अनुमान लगाते हैं वही नहीं हो पाता, वही नहीं होता। तो लेकिन देखिए फिर भी क्या है कि हम लोग इसके ऊपर वार्तालाप तो करेंगे, डिस्कस भी करेंगे, वो तो हमारा अधिकार है। तो हम ये मानते हैं कि भाई 50 का अगर 40 पे भी आता है तो देखिए 10% का सीधा सीधा शुद्ध लाभ होता है। तो कोई अगर हाई एंड व्हीकल 50 लाख का है मान लीजिए, या 1 करोड़ का भी है, आजकल तो ऊपर की सीमा की कोई सीमा ही नहीं है, तो 50 लाख का भी अगर है तो उसको 10% आप देख लीजिए, 5 लाख सीधा सीधा फर्क दिखाई देता है। तो देखिए इसलिए इसमें समझदारी है कि कम से कम जो लोग मोटरसाइकिल लेने चाह रहे हैं या गाड़ियां लेना चाह रहे हैं, तो उनको मेरा मानना है कि दिवाली तक बिल्कुल इंतजार करना चाहिए।
पर दिवाली तक लेने के लिए आपको पता है आज से ही बुकिंग करानी भी मस्त होती है, क्योंकि उस समय इतना रश हो जाता है कि आपको गाड़ी जाके मिलेगी ही नहीं। तो नहीं सर, शोरूम वाले करते ही है ना कि अगर आज की तारीख में बुकिंग करा दी और कल महंगी चीज मिल रही है तो महंगे दाम पे बेचेंगे, लेकिन अगर वो चीज सस्ती हो जाती है तो कहेंगे कि आपने बुकिंग उस तारीख को कराई थी तो उसी रेट पर आपको खरीदना होगा, भले ही सस्ता हो जाए। यहाँ पे तो मैं बात करूंगा जो आज ये डेट जिस डेट पे बुक करा रहे हैं, तो देखिए यहाँ तो वो कहते हैं कि सिक्के के दोनों रूप हैं। अब ये घोषणा हो चुकी है तो ये जाहिर सी बात है कि लोग अपने जो निर्णय हैं वो उसी चीज को देखते हुए लेंगे। आज अगर वो बुक कराते हैं और कल को अगर शोरूम वाला कहता है कि जो आज प्राइस थी इसी पे हम गाड़ी आपको दिवाली पे देंगे, तो ये वो बात एक तरह से ग्राहक के साथ धोखे वाली बात हुई, क्योंकि वो तो इस इंतजार में बैठा कि दिवाली के, क्योंकि देखिए आज हम अगस्त के आखिरी हफ्ते में बैठे हैं, आखिरी 10 दिन में बैठे हैं और सितंबर में इनकी बैठक है काउंसिल की। तो और हमने अक्सर देखा कि जहां काउंसिल की बैठक होती है और निर्णय ले लिया जाता है तो करीब हफ्ते के अंदर ये लोग नोटिफिकेशन ले आते हैं। ठीक सर। दिवाली इस बार अक्टूबर के आई थिंक आखिरी हफ्ते में है, 26 के आसपास की शायद दिवाली है। तो ऐसी स्थिति में समय तो बहुत कम है, 2 महीने का केवल समय है और निश्चित रूप से दिवाली के आसपास, इसलिए हमारा मानना है कि हो सकता है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते तक हो सकता है ये निर्णय हमारे सामने आ जाए। तो गाड़ियों की अगर आप बात करें तो देखिए ये तो जो इस समय बुकिंग करने जा रहे हैं इस आधार पे कि उस समय गाड़ियां सस्ती हो जाएंगी, तो मैंने वही कहा कि अगर ये चीज आ जाती है कि भाई गाड़ियां इस चेन से पहले क्या रेट थी या कोई भी वस्तु इस चेन से पहले कितने में बिक रहा था और अब कितने में बिक रहा है, तो देखिए वहां पे फिर ग्राहक जो है वो, आपको पता है तो मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी है और यहाँ पे कार वाला नहीं बैठा, कम से कम इतने सारे ब्रांड हैं, तो मैं समझता हूँ कि मार्केट की जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो उनको फोर्स करती है कि भाई जो नई कीमतें उसके ऊपर ही नई जीएसटी के, और वैसे भी देखिए आप जो बात कर रहे हैं, देखिए जीएसटी तो जिस दिन गाड़ी बिकेगी, जिस दिन इनवॉइस कटेगा, उसके आधार पे करना है। आज आप बुकिंग अमाउंट ले लेंगे, लेकिन कल को जब और गाड़ी की कीमत भी निश्चित है, देखिए गाड़ी की कीमत में तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा, फर्क कहाँ आ रहा है जीएसटी के अंदर। तो जब आप गाड़ी लेने जाएंगे उस दिन टैक्स इनवॉइस कटना है, तो उस समय वो 50 का 28 हो गया या 40 का 40 हो गया, तो वो तो ग्राहक को मिलना ही मिलना है, उसमें मैं नहीं समझता कि कोई शोरूम वाला इसमें कोई गड़बड़ हो सकती है। अच्छा, हम लोग सिर्फ सस्ते की बात कर रहे हैं, क्या जैन साहब उस घोषणा के बाद वो जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी, मीटिंग में कुछ ऐसी भी वस्तुएं होंगी जो कि महंगी हो सकती हैं, जो अभी 18 पे हो, 12 पे हो सकता है वो 18 पे चला जाए, या जो 5 पे हैं उसमें से सरकार किसी को 18 पे ले जाए, ऐसा कुछ है? आपको अंदाजा है क्या कुछ इस तरह की है? देखिए अंदाजा तो मैंने जैसे अभी पीछे मैंने जिक्र किया था कि जो इन्वर्टेड रेट स्ट्रक्चर है जहाँ पे कि फाइनल प्रोडक्ट का रेट कम है और उसमें लगने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो हायर रेट के हैं, तो ऐसी सिचुएशन में या तो वो जो लगने वाले प्रोडक्ट्स हैं वो नीचे आ जाएंगे, या जो नीचे वाला 5 पे वो ऊपर चला जाए। लेकिन 5 का 18 देखिए, अगर हम कुछ इसका हम ये करना चाहते हैं कि देखिए अर्थव्यवस्था हमारी ऊपर पहुंचे और लोगों को चीजें सस्ती मिले, तो मेरा मानना ये है कि जो वस्तुएं 18 पे हैं या 12 पे हैं वो 5 पे आ सकती हैं, इस करके क्योंकि जो फाइनल प्रोडक्ट है वो 5 के ऊपर है। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि वो इनपुट नहीं इस्तेमाल कर पाता, ऐसी सिचुएशन में दिक्कत ये क्यों इसलिए करना, क्योंकि ये रिफॉर्म करना चाहते हैं कि जहाँ पे इन्वर्टेड रेट स्ट्रक्चर है, मान लीजिए आज की डेट में 12% पे है और 18% का उसमें रॉ मटेरियल लग रहा है, तो वो जो 6% का है वो एक तरह से उसको इनपुट नहीं मिल पाता है। तो वो जो रेट स्ट्रक्चरिंग के अंदर मैं समझता हूँ कि जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर कहीं ना कहीं छुपा हुआ है कि जहां हो सकता है कि कुछ चीजें 12 से उठ के 18 पे चली जाए, ठीक है, या 5 में है तो 18 में जाना मुझे लगता नहीं, संभव नहीं है। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि ये जो विषमताएं हैं ये कहाँ हैं वस्तुओं के अंदर, जहाँ पे ये, क्योंकि ये करेक्शन तो करना निश्चित ही है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि किन वस्तुओं में इसका प्रभाव। शिशिर जी, मुझे लग रहा है इसलिए घबरा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक जेब में तो पैसा डाल रहे हैं और दूसरी जेब से पैसा निकाला जा रहा है, तो ये भी आशंका है भाई अगर सरकारी खजाने पर असर पड़ेगा, मोटा मोटी अगर हम देखें तो भाई 10,000 करोड़ का फर्क पड़ेगा अगर ये बड़ा रिफॉर्म किया जाता है, 28% वाली स्लैब को 18% पर लाया जाता है, तो ये भरपाई सरकार की तरफ से कहां से होगी, इसका भी तो हिसाब किताब।
हाँ, नहीं आपका प्रश्न बड़ा उचित है। और देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा था कि करीब इस समय जो मंथली कलेक्शंस हम देख रहे हैं जीएसटी की, वो 2 लाख करोड़ के आसपास है, 5-10% ऊपर नीचे रहती है। तो निश्चित रूप से जब हम ये रेट चेंज करेंगे तो उस पे कुछ ना कुछ फर्क तो हमें लगता है कि होगा। लेकिन मेरा यहाँ पे ये कहना है कि देखिए ये क्यों किया जा रहा है, ये इसीलिए किया जा रहा है कि वैश्विक स्तर पर जो हमें दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से आने वाले समय में सभी अर्थव्यवस्था पे ऑलरेडी फर्क पड़ चुका है और पड़ने वाला है। और जब ये रेट कम होंगे तो कहीं ना कहीं कंजम्पशन बढ़ेगा, यानी कि लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है। अच्छा, इसके साथ जुड़ी हुई बात, आपने जो प्रश्न उठाया, आपने देखा कि इस साल से ही 12 लाख तक के ऊपर इनकम टैक्स नहीं है। तो देखिए, दोनों चीजों को अगर हम साथ जोड़ के देखें तो जो आम आदमी है उसके हाथ में पैसा भी ज्यादा आ रहा है, उधर से जीएसटी का रेट भी कम होता दिखाई दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो कंजम्पशन है वो बढ़ने की उम्मीद हम मानते हैं। लेकिन देखिए, एक्सेप्शंस और ऑलवेज देयर एक्सेप्शंस, मतलब इसके अंदर जो जैसा कि शिशिर जी का कंसर्न है, देखिए वो बिल्कुल अपनी जगह वाजिब है, मैं उससे बिल्कुल भी इनकार नहीं करता। लेकिन देखिए उसका प्रभाव कितना होगा, कहाँ होगा, ये तो समय ही बता पाएगा। अभी से हम उसके ऊपर कुछ टिप्पणी करें तो वो मुझे लगता है कि अभी उसका समय नहीं है। एक बार ये ब्लैक एंड व्हाइट में आ जाए तो मैं समझता हूँ उसके ऊपर हम अच्छे से एक और डिस्कशन कर सकते हैं। कार पर और दोपहिया वाहनों पर तो हमने बात की, सर इलेक्ट्रॉनिक्स के सामानों की बात करें या कपड़ों की, जूतों की बात करें, और कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की अगर बात करें तो वो भी हायर एंड पर है जीएसटी पे। तो देखिए अगर हाँ जी, मैंने जो अध्ययन किया तो अब देखिए, अगर मैं फहरिस्त बताना चाहूँ या लिस्ट बताना चाहूँ तो मेरे ख्याल से आधा घंटा भी कम पड़ेगा या आधा 1 घंटा भी कम पड़ेगा, क्योंकि 12% के अंदर ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो कि हमारे किसानों के लिए, हमारे जो मेडिकल इंडस्ट्री है उसके लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, एक आम इंसान के लिए जो कि रोजमर्रा की चीजें खरीदता है, जैसे कि टूथ पाउडर हो गया, और आपकी सेफ्टी मैच हो गया जो कि हैंडमेड सेफ्टी मैच है, वो चीजें हो गई। मतलब जितने लामो उतने कम है, क्योंकि 12% में काफी ऐसी वस्तुएं हैं जो कि रोजमर्रा के इस्तेमाल वाली वस्तुएं हैं। तो जैसा आपने स्पेसिफिकली पूछा मेरे से कि अगर मैं किसानों की बात करूं तो देखिए, किसानों के लिए इसके अंदर काफी उम्मीद है कि एक तो आपका जो जितनी भी इरिगेशन हो रही है, सिंचाई जो हो रही है, उसके लिए जो स्प्रिंकलर हैं, आपके ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, इससे रिलेटेड जितना भी इक्विपमेंट है वो सारा करीब 12% में फॉल करता है। तो अगर ये 12 से 5 में चले जाता है तो सीधा 7% का हमें यहाँ पे फायदा होता दिखाई देता है जी। इसके अलावा फार्मा इंडस्ट्री के अंदर भी जितने भी आपके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अपरेटस हैं, मशीनें हैं, एक्सरे मशीन है, अल्फा बेटा गामा रेडिएशन से प्रोड्यूस होने वाली जितनी भी मशीनें हैं, ये सब 12% की कैटेगरी में है आज की तारीख में। तो अगर ये बदलाव आता है तो ये सब सस्ती हो जाएंगी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो हमारा हेल्थ का सेक्टर है उस पर भी इसका प्रभाव होने वाला है आने वाले समय में, जहाँ पे कि इसमें आपकी जो ब्लड शुगर, अब आप देख रहे हैं कि डायबिटीज का इस समय काफी चलन है हमारे यहाँ, काफी लोग इससे प्रभावित हैं। तो जो उनसे रिलेटेड ब्लड ग्लूकोज मीटर हैं वो भी 5% की कैटेगरी में आ सकते हैं। साथ साथ उनकी जो टेस्ट स्ट्रिप्स हैं वो भी 12 से 5 में आ सकती हैं। तो डायग्नोस्टिक किट्स जो हैं आपकी, जो उनके केमिकल्स हैं, रिजेंट्स हैं, वो सब भी 12% के ऊपर इस समय है। तो वहां पर भी हम उम्मीद करते हैं कि ये सब बदलाव आने चाहिए। इस पर तो सर आपने जैसे सर जिक्र किया माचिस बॉक्स की, इस पर एक बार बड़ा विवाद हुआ था कि आप जो है मक्खन पे 12% का टैक्स लगाते हैं और माचिस पे भी 12% का टैक्स लगाते हैं। तो माचिस को शहरों में तो लोग नहीं जानते, लेकिन जो गांव से हैं, गांव में रहते हैं, उनको पता है कि माचिस कितना महत्वपूर्ण है। हर समय दोनों टाइम चूल्हा जलाने से लेकर काम घिरते ही लालटेन या लैंप या ढिवरी जलाने के लिए माचिस की जरूरत पड़ती है, और उस पे 12% और मक्खन पे भी 12%। जबकि ब्रेड है अमीरों की वस्तु मानी जाती है, उस पे 0% टैक्स है, जबकि माचिस पे 12% टैक्स है। तो देखिए बताइए। नहीं, तो इस पर एक बार काफी विवाद भी हुआ था, लेकिन सरकार ने बाद में कुछ नहीं, उन्होंने उस समय तो हुआ था कि ठीक है इसको देखा जाएगा, लेकिन अभी तक देख ही रहे हैं, तो शायद इस बार इस पर कुछ हो सकता है। बिल्कुल। जैसे मोटर गाड़ी तो अमीर लेते हैं, या मोटरसाइकिल तो अब आम आदमी लेने लगे हैं, रोजगार के लिए भी देखिए कि वर्कर्स लेते रहते हैं।
ट्रैक्टर एक ऐसी वस्तु है, ऐसी कमोडिटी है जिसको सिर्फ और सिर्फ किसान यूज करते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। खेत जोतने के लिए और खेत से तैयार उत्पाद या भूसा ढोने के लिए, मतलब गांव में यूज होता है उसका। उस पे भी सर 28% जीएसटी है, और आपके अमीरों की मोटर गाड़ियों पे भी 28% जीएसटी है। तो ट्रैक्टर की भी कई बार डिमांड उठी है कि ये तो शुद्ध रूप से किसानों का मसला है। किसान यदि महंगा खरीदेंगे, अच्छा उनका प्रोडक्ट का प्राइस तो सरकार तय करती है, किसान तो अपने से प्रोडक्ट की प्राइस तय करते नहीं है, तो सरकार को ये भी ध्यान देना है सर। तो क्या ट्रैक्टर के बारे में, आप लोग तो जाते रहते हैं, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट काउंसिल की बात हो या कहीं, आप लोग तो सरकार भी बुलाती है आप लोगों से सलाह लेने के लिए, तो इस तरह की कोई चर्चा हुई है क्या ट्रैक्टर के बारे में? देखिए, अलग से तो चर्चा तो चलती रहती है, बिल्कुल चलती रहती है, क्योंकि देखिए किसानों के ऊपर तो सारी अर्थव्यवस्था हमारी आज भी निर्भर है। और जो आपने ये मुद्दा उठाया है ट्रैक्टर्स का, तो मैं इसको, जब मैं ये इस पे अध्ययन कर रहा था तो मैंने ये पाया कि ट्रैक्टर्स की जो फिलहाल जीएसटी लगाया जा रहा है वो तो एक 12% की श्रेणी में भी लगाया जा रहा है, जहां पे मैं देख रहा हूँ कि 1800 सीसी से कम का जो ट्रैक्टर है जो उसपे तो 12% है, और छोटे वाले। तो देखिए, अब अगर, क्योंकि बात सारी यही चल रही है कि 12 से 5 पे लाया जाएगा, तो हमारा मानना ये है कि भाई निश्चित रूप से जो छोटे ट्रैक्टर है कहीं इन पे तो फायदा आना ही आना चाहिए, और जो 28% पे अगर कहीं है पे, तो देखिए वो 18% पे बिल्कुल आ सकता है और आना ही चाहिए। तो इसमें तो बिल्कुल कोई दो राय नहीं है कि जो 28% पर इस तरह की चीजें हैं जो कि किसानों से संबंधित है। और अब देखिए कि हमें अपनी अगर पैदावार बढ़ानी है, तो जितने भी ऐसे साधन हैं जहाँ पे कि पैदावार जो बड़े में जिनका सहयोग आता है, जिनमें अभी जैसे मैं बात कर रहा था आपसे कि जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो सिंचाई के सॉइल को तैयार करने के लिए, वो सब के सब सस्ते हो जाएंगे। इसी के साथ जो आपके बायोपेस्टिसाइड्स हैं वो सारे भी सस्ते बिल्कुल होंगे, क्योंकि वो भी 12% की कैटेगरी में आज की डेट में है। तो वहां पे भी बहुत बड़ा, तो यानी कि किसानों के लिए काफी चीजों का इसमें प्रभाव पड़ने वाला है जब भी ये रेट चेंज होंगे। और हो सकता है सरकार इनमें से कुछ को तो हो सकता है कि एग्जम्प्ट की श्रेणी में डाल दे, जरूरी कि वो 5 पे ही लेके जाए, हो सकता है उसको बिल्कुल ही एग्जम्प्ट कर दे। लेकिन देखिए, ये सब हमारी डिस्कशन की बातें हैं, कब क्या कैसे होता है वो तो समय ही बताएगा। लेकिन हाँ, आपने जो बात उठाई है ये बिल्कुल अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है, और जो भी सरकार से संबंधित उच्च अधिकारी है वो अगर सुन रहे होंगे तो निश्चित रूप से वो इसको अलग से ध्यान देंगे कि जो किसानों से सीधी जुड़ी हुई चीजें हैं उनमें हम कम से कम बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आए, जिससे कि पैदावार में भी हमारी बढ़ोतरी हो सके। और इस समय तो हम ये मानते हैं कि भारत जो है वो विश्व लेवल पर एक्सपोर्ट कर रहा है खाद्यान्नों की, हमारे पास सरप्लस खाद्यान्न है। तो निश्चित रूप से ये अगर हो जाता है, जहाँ पे भी कहीं अगर 18 में भी है तो उसको कोशिश की जा सकती है कि 5 पे लेके आ जाएं, लेकिन जो 12 वाले हैं वहां तो हमें पूरी उम्मीद है कि वो 5 पे आएंगे ही आएंगे, और सरकार चाहेगी तो कुछ भी पॉसिबल है। तो नतीजे से श्रेणी में भी आ सकता है, यही कहने का मतलब है आपका। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ ही जैसे आपने ये किसानों का प्रश्न उठाया, तो मैं देख रहा था इसमें जो कुछ प्लांट के हार्मोन्स हैं जिसमें जिबरेलिक एसिड बोलते हैं, ये भी सस्ता होने की उम्मीद है। और फिर आपके न केवल खेती के साथ साथ जो हमने प्रधानमंत्री जी के भाषणों में सुना है कि वो पोल्ट्री पे, बी फार्मिंग पे, फॉरेस्ट्री पे, हॉर्टिकल्चर, इन पे पूरा ध्यान देते हैं। तो हमने देखा कि इसमें भी बहुत सी वस्तुएं ऐसी हैं जो कि आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो सस्ते हो जाएंगे अगर ये परिवर्तन होता है। तो ना केवल हमारा आम किसान बल्कि जो किसान से जुड़े हुए जो बाकी लोग हैं उनको भी इसके अंदर बहुत बड़ा फायदा होने की उम्मीद है, जो भी ये परिवर्तन लाने जा रहे हैं। सर, जब बजट आता है या फिर अब जब जीएसटी के रेट कम करने की बात हो रही है, तो लोगों को कुछ और चीजों के दामों पर भी उनको नजर उनकी रहती है कि इसके कम होंगे या ज्यादा होंगे। मसलन जीएसटी के अंडर ये नहीं आते हैं। अगर हम पेट्रोल डीजल की बात करें या फिर बिजली की दरों की बात करें, वो राज्य सरकार के अंतर्गत आती हैं। और वैधानिक चेतावनी जारी करते हुए अगर हम शराब और तंबाकू के उत्पादों की बात करें, क्या इन पर भी दामों में कोई असर पड़ेगा जीएसटी में अगर कोई परिवर्तन होता है तो? देखिए, आप जानते हैं कि आम जनता शायद ना जानती हो, लेकिन अभी तक तो पेट्रोल या शराब वगैरह जो है वो जीएसटी से बाहर है। और इसका मुख्य कारण यही है कि जो राज्य सरकारें हैं
वो इसके लिए अभी तैयार नहीं है। और ये जो विषय है इसके ऊपर बहुत बार बहस हो चुकी है। जो हमारे बिजनेसेस हैं वो उसको डिमांड करते हैं, जनता भी डिमांड करती है कि इनको जीएसटी के अंतर्गत लाया जाए। लेकिन आज की स्थिति ये कि ये दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं आपके, पेट्रोल हो गया, शराब हो गया, ये अभी जीएसटी से बाहर है। अब इसके अंदर अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो चाहूंगा कि कम से कम पेट्रोल जो है या उससे जुड़े हुए जो पदार्थ है वो तो कम से कम जीएसटी में आने चाहिए। उसका कारण यही है सीधे तौर पे, क्योंकि जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसका बहुत बड़ा हिस्सा तो फ्यूल से ही कवर होता है, और जिसमें कि जो हमारे पेट्रोल है वो सीधे तौर पे इसको अफेक्ट करता है। तो अगर ये जीएसटी में आ जाता है, और सरकार, देखिए जीएसटी में आना एक चीज है, अब हमें यहाँ पे भी ये भी समझना होगा कि जीएसटी का लाया क्यों गया। तो आप ये जानते हैं कि जीएसटी इसीलिए लाया गया कि जो इनपुट मिलता है बिजनेस करते हुए वो मिल सके व्यापारी को, और उसकी चेन है कि शुरुआत से लेके अगर बीच में डेवलपमेंट स्टेज में 5 डिफरेंट आपके मैन्युफैक्चरर आते हैं या ट्रेडर्स आते हैं, और फिर फाइनल जाके एक चीज बाजार में आके ग्राहक खरीदता है, जहां पे आगे कि उसको कोई इनपुट का बेनिफिट नहीं मिलना है, तो उसके बीच की जो चेन है उसमें इनपुट मिलता रहे, सरकार इसलिए जीएसटी लेके आई। अब आज की डेट में हमें मालूम है कि देखिए जो आपके जनरली मोटर व्हीकल है उनके ऊपर जीएसटी इनपुट नहीं मिलता है, सीधे तौर पे उस पर इनपुट नहीं मिलता है, कुछ एक श्रेणियों को छोड़ के आपको वहां पे इनपुट नहीं मिलता है। तो अगर कल को पेट्रोल हम ले भी आते हैं मान लीजिए जीएसटी में, और सरकार इनपुट नहीं देती है, तो देखिए जीएसटी में लाने से कोई खास फायदा भी नहीं होने वाला है। तो अगर जीएसटी में हम पेट्रोल की डिमांड करते हैं लाने के लिए, तो फिर इनपुट जरूर होना चाहिए। और अगर पेट्रोल के लिए इनपुट अलाउ करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो ये हमारी गाड़ियां हैं जिनके ऊपर आज इनपुट नहीं मिलता है, जो हर एक आपके यहाँ भी इतना बड़ा आपका सेटअप है, आपके यहाँ हजारों गाड़ियां चलती होंगी रोज, उसका कोई इनपुट नहीं मिलता है। कुछ एक बहुत लिमिटेड श्रेणी है जहाँ पे इनपुट दिया जाता है। तो देखिए अगर वाकई में एक बहुत बड़ा ये परिवर्तन हो सकता है, अगर सरकार इस पे सोचे कि हाँ इनका भी इनपुट कम से कम व्यवसायों को देना चाहिए जो गाड़ियां अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पेट्रोल की जहां तक बात है तो मेरा तो कंसर्न यही है। और अच्छा, पेट्रोल से बात अभी अगर आप देखें कि राज्य सरकारों ने, चूंकि एक तरह से जितनी भी व्यवस्था है, जितने भी पदार्थ हमारे इस समय जीएसटी के अंदर कवर होते हैं, तो उसमें जो आपका ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है उसमें सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व है। तो अब लेकिन चूंकि ये सारा जो कर है ये तो एक तरह से जो भी इसका फॉर्मूला निकाला गया है उसके आधार पे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच बढ़ जाता है। लेकिन इसमें जब बात आती है तो राज्य सरकारों अभी तक इसके लिए तैयार नहीं हुई है कि, क्योंकि ये दो बहुत बड़े रेवेन्यू के क्षेत्र हैं, शराब भी और पेट्रोल भी। तो कहा कि पेट्रोल को तो अर्थव्यवस्था डिमांड करती है कि इसको जीएसटी में लाया जाए, लेकिन साथ ही इनपुट भी दिया जाए। लेकिन जैसे कि सरकारों का सीधा जो रेवेन्यू है वो उससे जुड़ा हुआ है, तो वो इसके लिए तैयार नहीं है फिलहाल। अच्छा, मैं बड़ा विश्लेषण कर रहा था कि इस समय हमारे भारत में अलग राज्यों में जीएसटी के क्या रेट है, या पेट्रोल का क्या रेट है, मैं जीएसटी गलत बोल गया। तो पेट्रोल का रेट आप देखिए कि अंडमान निकोबार में इस समय करीब 82 रुपए पर लीटर है, और वहीं आंध्र प्रदेश जैसे राज्य में 109 रुपए पर लीटर है। तो कितना फर्क हुआ? करीब 26 रुपए लीटर का फर्क है एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच। इसी तरह अंडमान पेट्रोल ले जाना ज्यादा मुश्किल है वहाँ रिफाइनरी भी नहीं है। हाँ, बताइए 26 रुपए का फर्क है। एक और विश्लेषण किया मैंने पाया कि जो जिनको हम सो कॉल्ड पायदान के ऊपर राज्य पाते हैं, जैसे गुजरात है, या आपका मान लीजिए गुजरात हो गया, तमिलनाडु हो गया, और या उत्तरी भारत के जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, इनका जो जीएसटी रेट है वो करीब 90 से 95 के रेंज में आता है। और वही जो मैं देख रहा हूँ कि कुछ ऐसे राज्य हैं जो शायद पीछे हैं, जिनको मैं पीछे मानता हूँ। अगर हम इकोनॉमिक उसकी विवेचना करें तो वहां पे मैं पाता हूँ कि जो पेट्रोल का रेट है वो 100 से 105 रुपए के बीच पड़ता है। तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखने में आई कि जो राज्य अच्छा प्रगति कर रहे हैं वहां तो पेट्रोल का रेट कम दिखाई देता है। और बड़े हैरानी की बात है कि गुजरात में, जहां पे मैंने बताया कि 94-95 रुपए के आसपास रेंज है, वहीं उसके बराबर से लगे हुए जितने भी राज्य हैं वहां पे जो पेट्रोल का रेट है करीब 100-105 के करीब है। वो उनकी अपनी राज्य की अपनी अर्थव्यवस्था उसके हिसाब से ही निर्धारण करते हैं।
लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान दें तो करीब 10 रुपए का फर्क एकदम से नजर आता है कि जहां एक राज्य तो 94-95 पे बैठा है और बाकी राज्य 100-105 के बीच बैठे हैं। तो कंपटीशन के जमाने में हो सकता है कि अगर जीएसटी में कुछ लाए या ना ले तो कम से कम ये राज्य ये इस चीज पे ध्यान दे सकते हैं कि वो अपने पेट्रोल के रेट को थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। अब बात आती है शराब की, जो आपने कहा, तो शराब तो देखिए चूंकि अब मैं क्या कहूँ इसके लिए, क्योंकि ये तो एक ऐसा पदार्थ है जिसको या टोबैको हो गया, इसके लिए तो सब स्वास्थ्य के लिए सबको हानिकारक माना गया है। और यहाँ पे भी देखिए अगर इसको जीएसटी में लाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसका इनपुट सरकार कभी भी देना चाहेगी, क्योंकि ये एक ऐसी आइटम नहीं है, ऐसी कमोडिटी नहीं है कि जो कि आम आदमी को इम्पैक्ट करती हो, और इस पे इनपुट तो मिलना बिल्कुल मुझे लगता है कि पॉसिबल ही नहीं होगा। तो शायद ये आइटम तो मेरा मानना ये मेरा मानना है, देखिए बाकी होने को कुछ भी हो सकता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो शराब जैसी वस्तु तो मुझे नहीं लगता कि कभी जीएसटी में आ पाएगी, क्योंकि एक तो राज्य सरकारों का जो इस पे नियंत्रण है वो पूरा है, और वो जब चाहे इसके ऊपर घटाते और बढ़ाते रहते हैं अपने के लिए। और वैसे भी जीएसटी में अगर इनपुट नहीं देना तो मैं नहीं समझता कि बहुत कोई ज्यादा इससे फर्क पड़ने वाला है अगर हम इसको जीएसटी में ले भी आते हैं। तो ये मेरा मानना है। ऐसे ही टबैको तो खैर चलिए वो तो सिन गुड्स में आता है, तो वो तो खैर इन दोनों से अलग है, वो तो ऑलरेडी जीएसटी में है। तो जहां तक आपने पूछा कि पेट्रोल और अपना शराब, तो मेरा तो इसके मामले में यही तर्क है। सर लास्ट में समझना चाहेंगे आपसे कि ओवरऑल जीएसटी के रेट्स में चेंज होने के बाद इकोनॉमी में, जीडीपी में, ग्रोथ रेट में कितना फर्क पड़ेगा? देखिए ये तो मैं इकोनॉमिस्ट पे छोड़ देता हूँ, क्योंकि कितना फर्क पड़ता है, क्योंकि देखिए अभी जो लेटेस्ट अनुमान आए थे वही 6.2 से 6.5 तक की हम उम्मीद कर रहे हैं कि भाई इकोनॉमी की ग्रोथ रहेगी। देखिए उधर से जो यूएसए जिस चीज पर तुला हुआ है और वो टैरिफ में अगर यही स्थिति बनाए रखता है, तो वहां पे जो मैं विशेषज्ञों को सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि इस पे जीडीपी पे बहुत मामूली सा अंतर पड़ने का अनुमान है। तो मेरा मानना ये कि अगर वो स्थिति बनी रहती है और उधर से ये परिवर्तन आ जाते हैं, तो जो हमारी जीडीपी गिरने की उम्मीद थी वो कम से कम उस लेवल पे तो आएगी। और अगर लोगों ने इसको सहर्ष स्वीकार किया और जो उनके पास में पैसा भी है, चाह भी है, और वो इसके ऊपर अगर इसको खर्च करते हैं, तो मेरा मानना है कि ये जो आपने प्रश्न पूछा, ये 6.5 से ऊपर भी बिल्कुल जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। शीशर सर कोई डाउट, कोई सवाल? नहीं, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। जैन साहब ने बड़े अच्छे तरीके से और बिल्कुल आम आदमी की भाषा में समझा दिया। हालांकि ये बात तो करते हैं विशेषज्ञ तरीके से, और ये शायद मैं दर्शकों को बता दूं कि जैन साहब जब से जीएसटी की अवधारणा, जीएसटी की चर्चा हुई, तब से सरकार, सरकारी अधिकारी या सीए इंस्टीट्यूट से संपर्क में हैं, और इन्होंने ही एक तरह से कहिए कि जीएसटी का खाका बनाने में मदद की है। तो इनको जीएसटी के बारे में बहुत कुछ जानकारी है, और इनके पास 3 दशक से ज्यादा समय से इनडायरेक्ट टैक्स में काम करने और एक काम की टिप भी हमारे व्यूअर्स को दी है कि देखिए खाने पीने का सामान और जो प्रोडक्ट है जो रोजमर्रा में इस्तेमाल करने वाला है वो तो हमको लेना ही होगा, वो ज्यादा एक बल्क में ना खरीदें, लेकिन स्टॉक ना करें। और गाड़ी अगर आपको लेनी है, 2 पहिया वाहन अगर आपको लेना है, ट्रैक्टर खरीदना है, आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान, एसी, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल फोन्स, टीवी अगर खरीदना है, तो अपनी शॉपिंग को अपने होल्ड कर लीजिए। और गाड़ी और 2 व्हीलर जैसे बड़े सामान की बुकिंग आप अभी कर सकते हैं, बुकिंग अभी आप लॉक कर सकते हैं बिना ये डरे कि डेट में क्या रेट लगेगा। रेट तो वही लगेगा जिस दिन, रेट तो वही लगेगा, बिल्कुल जी, बिल्कुल सही। जिस दिन बिल फटेगा उस दिन का टैक्स रेट लगेगा। तो दिवाली हाँ सर प्लीज हाँ, एक छोटी सी और जोड़ दूं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई चीज है, तो मुझे याद आया कि उसको भी जोड़ दूं साथ में। जो हमारा डिफेंस सेक्टर है उसके लिए भी इसके अंदर कुछ जरूर है। उसके अंदर जो हमारे टैंक्स हैं या जो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं इससे उसमें भी फर्क आ सकता है। तो जो हमारी डिफेंस की प्रोक्योरमेंट है वो भी इसका कहीं ना कहीं लाभ उठा सकती है अगर ये परिवर्तन आते हैं रेट के अंदर। तो वाकई में जैसा मोदी जी ने कहा भी था कि इस बार की दिवाली डबल धमाका करने वाली है, उम्मीद यही करनी चाहिए। और ये खुशखबरी सितंबर में जो जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है उसके बाद आ जाएगी सामने, और
पर मोदी, हाँ जी, पर मोदी जी ने दो घोषणाएं, दो गिफ्ट की अनाउंसमेंट की है। एक का तो हमें पता है, दूसरे की अभी अपेक्षा है कि क्योंकि मेरे ख्याल से दो की बात करी है उन्होंने। हाँ, डबल धमाका का है सर। हाँ, डबल धमाका का है, तो एक तो ये है ही है जो दिखाई दे रहा है, दूसरे का भी पता लगाना थोड़ा पड़ेगा। तो अंदाजा होगा आपको? नहीं, कोई अंदाजा नहीं है जी। अंदाजा लगाना ही जो है, आपको पता है कि तर्कसंगत नहीं होता। प्रयास लगा लीजिए कुछ। नहीं, विशेषज्ञ हमारे सामने बैठे हैं, उनसे बेहतर कोई बता ही नहीं सकते। वो जो बताएंगे वही सही बताएंगे। हम लोग तो यहाँ बैठ के स्टूडियो में बिल्कुल सही बात है। और डबल दूसरे धमाके की जरा भी अगर टिप लगेगी तो उस पर भी एक एपिसोड ढंग की बात में कर लिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब, आपने हमारे व्यूअर्स के लिए इतने सलीके से विस्तार से एक एक चीज बताई स्टेप बाय स्टेप। उम्मीद करते हैं कि जो कमेंट्स आएंगे सर, क्योंकि अभी जीएसटी की घोषणा होने में वक्त है, कमेंट्स आएंगे, कमेंट्स को सभी को हम समाहित करके जो अच्छे अच्छे सवाल होंगे हमारे व्यूअर्स के, उनको लेकर एक सेशन कर लिया जाएगा सर, उन पर एक और एपिसोड कर लिया जाएगा आपके साथ। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं, क्योंकि इतने थोड़े से समय में बहुत सी चीजें तो छूट ही गई है, तो लेकिन वही नहीं, जब आम आदमी के प्रश्न आएंगे तो उनको बिल्कुल उनका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो जैन सर तैयार है, पूरी तरह से रेडी हैं, और अभी से इन्होंने अपॉइंटमेंट दे दिया है, वक्त दे दिया है हमको। तो आप बिल्कुल कोताही नहीं बरतें, कंजूसी नहीं करें। जो भी मन में सवाल है, शंका है, यकीन मानिए आपके सवाल के समाधान के, आपके सवाल के जवाब को हम आगे के धन की बात के एपिसोड में लेकर आएंगे। आपके नाम के साथ आपका सवाल और आपका जवाब जैन सर से लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आज की धन की बात के इस एपिसोड में इतना ही। शीश सर, आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।